किस्मत की मारी थी, बहुत सुंदर पर एकदम गरीब। अपनी जिंदगी में चमक लाने के लिए एक हीरो का हार उधार पे लिया और उसे खो दिया। अब पूरी जिंदगी की काया पलट हो गई। इतना भी काफी नहीं था, आखिर में खुला वो राज जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाय डी मोपासा की कहानी द नेकलेस। यह फ्रांस में सेट है। यह 19वीं सदी के अंत में पेरिस के समाज को दिखाती है और उस समय के पैसे, वर्ग और भौतिकतावाद पर बात करती है। वह लड़की उन खूबसूरत और आकर्षक युवतियों में से एक थी जो कभी-कभी भाग्य की किसी गलती से साधारण परिवारों में जन्म लेती हैं। ना उसके पास दहेज था, ना कोई बड़ी उम्मीदें और ना ही यह संभावना कि कोई अमीर या प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे समझेगा, चाहेगा या उससे विवाह करेगा। इसीलिए उसने सार्वजनिक शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक साधारण क्लर्क से शादी कर ली। वह सादा कपड़े पहनती थी क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वह दुखी थी जैसे वह सचमुच किसी उच्च पद से गिर पड़ी हो, क्योंकि महिलाओं के लिए ना तो कोई जाति होती है और ना ही पद। सुंदरता, शालीनता और आकर्षण ही परिवार और जन्म का स्थान लेते हैं। प्राकृतिक सरलता, सुरुचिपूर्ण चीजों के प्रति सहज ज्ञान और लचीला दिमाग ही उनका वास्तविक मूल्य था। और यही गुण अक्सर महिलाओं को सबसे महान व्यक्तित्वों के बराबर बना देते हैं। यह युवती थी मैथिल्डे। मैथिल्डे निरंतर दुखों का सामना करती थी। उसे लगता था कि वह किसी भव्य जीवन का आनंद लेने के लिए ही पैदा हुई थी। वह अपने घर की गरीबी, दीवारों की नंगाई, जर्जर कुर्सियों और पर्दों की बदसूरती से परेशान थी। वह सारी चीजें जिनके बारे में उसके दर्जे की कोई दूसरी महिला कभी सोचती भी नहीं, उसे हर वक्त परेशान करती और गुस्से में डाल देती। अपने घर के छोटे से कामकाजी छोटे ब्रेटन किसान को देखकर उसे निराशा और उलझन भरे सपने आते थे। वह सोचती थी उन शाही बरामदों के बारे में जिसमें ओरिएंटल टेपिस्ट्री लटकी होती थी, जो ऊंचे कांस्य की दियों से जगमगाती थी, और दो बड़े प्यादे जो बड़ी कुर्सियों पर सो रहे होते थे, चूल्हे की भीषण गर्मी से उनिंदी आंखों के साथ। वे शानदार स्वागत कक्षों के बारे में सोचती थी जिनकी दीवारें प्राचीन रेशम से ढकी होती थी और वहां सुंदर अलमारियों में अनमोल चीजें सजाई जाती थी। वह उन छोटे सुगंधित स्वागत कक्षों की कल्पना करती थी जो 5 बजे उनके मित्रों, प्रसिद्ध और वांछित पुरुषों के साथ बातचीत के लिए होते थे, जिनसे सारी महिलाएं ईर्ष्या करती थी और जिनका ध्यान आकर्षित करने की सभी की इच्छा होती थी। जब वह भोजन करने बैठी तो 3 दिन से इस्तेमाल हो रहे मेज पोश से ढकी गोल मेज के सामने, अपने पति के सामने, जिसने सूप की थाली खोली और प्रसन्नता से कहा, आह कितना बढ़िया सूप है, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं पता। उसने स्वादिष्ट भोजन, चमचमाते चांदी के बर्तन, दीवारों पर प्राचीन व्यक्तियों की आकृतियों से सजी टेपेस्ट्री और परिवन के बीच उड़ते अजीब पक्षियों के बारे में सोचा। और उसने शानदार प्लेटों में परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजनों और वीरता भरे भाषणों के बारे में सोचा, जो आप ट्राउट के गुलाबी मांस या बटेर के पंख खाते समय स्फिंक्स जैसी मुस्कान के साथ सुनते हैं। उसके पास ना कोई गाउन था, ना गहने और ना कुछ और उसे केवल यही सब पसंद था। उसे लगता था कि वह इसी के लिए बनी है, खुश करना, ईर्ष्या उत्पन्न करना, आकर्षक बनना और चाही जाना। उसकी एक सहेली थी जो कॉन्वेंट में उसकी पूर्व सहपाठी थी और जो अब अमीर थी। वह अब उससे नहीं मिलती थी क्योंकि उस सहेली के घर जाने पर उसे बहुत दुख होता था। लेकिन एक शाम उसका पति विजयी भाव से घर लौटा और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। ये लो, उसने कहा, आपके लिए कुछ है। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और एक मुद्रित कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द लिखे थे, सार्वजनिक शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्जेस रामपोन्यो ने सोमवार शाम 18 जनवरी को मंत्रालय के महल में एम और मैडम लॉइजेल की कंपनी के सम्मान का अनुरोध किया है। जैसा कि उसके पति को उम्मीद थी, प्रसन्न होने की बजाय उसने निमंत्रण पत्र को गुस्से से मेज पर फेंक दिया और बुदबुदाई, आप चाहते हैं कि मैं इसका क्या करूं? क्यों मेरी प्यारी, मुझे लग रहा था तुम खुश होगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह एक शानदार अवसर है। इसे पाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हर कोई जाना चाहता है। यह बहुत ही चुनिंदा है और वे क्लर्कों को ज्यादा निमंत्रण नहीं देते हैं। पूरा आधिकारिक जगत वहाँ होगा। वह चिढ़कर उसकी ओर देखती हुई अधीरता से बोली, और आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी पीठ पर क्या पहनूं?
इस बारे में उसने सोचा नहीं था। वह हकलाते हुए बोला, वो गाउन जिसे तुम थिएटर पहनकर जाती हो, मुझे वह बहुत पसंद है। वह रुक गया, विचलित हो गया और देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। उसकी आंखों के कोनों से दो बड़े आंसू धीरे धीरे उसके गालों की ओर बहने लगे। क्या हुआ, क्या बात है? उसने पूछा। ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में बोली, कुछ नहीं, बस मेरे पास गाउन नहीं है तो मैं इस बॉल में नहीं जा सकती। अपना कार्ड किसी ऐसे साथी को दे दीजिए जिसकी पत्नी मुझसे ज्यादा सुसज्जित हो। वह निराश हो गया। फिर उसने कहा, चलो देखते हैं मैथिल्डे, एक उपयुक्त गाउन की कीमत कितनी होगी जिसे तुम दूसरे अवसरों पर भी पहन सकती हो। कुछ बहुत साधारण सा। वह कुछ पल तक सोचती रही, गणना करने लगी कि बिना इनकार और बिना चौंकने वाली प्रतिक्रिया पाए इस अर्थशास्त्री क्लर्क से कितनी राशि मांग सकती हूँ। अंततः उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में यह काम चल सकता है। वह थोड़ा उदास हो गया क्योंकि वह इतनी ही रकम एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रहा था ताकि अगले ग्रीष्मकाल में नैंटेरे के मैदान में अपने दोस्तों के साथ शूटिंग कर सके, जो रविवार को वहाँ मौज मस्ती करने के लिए जाते थे। लेकिन उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा और तुम एक सुंदर गाउन पहनना। बॉल का दिन नजदीक आ गया और मैडम लॉइजेल उदास, बेचैन और चिंतित नजर आ रही थी। हालांकि उसकी पोशाक तैयार थी। एक शाम उनके पति ने कहा, क्या बात है, तुम पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब लग रही हो। और उसने उत्तर दिया, मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पास एक भी गहना नहीं है, एक भी आभूषण नहीं। मैं गरीब दिखूंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी। तुम फूल पहन सकती हो, उसके पति ने कहा। इस समय में ये बहुत स्टाइलिश लगते हैं। 10 फ्रैंक में तुम्हें या 2 या 3 शानदार गुलाब मिल जाएंगे। वह मानी नहीं। नहीं, अमीर महिलाओं के बीच गरीब दिखना सबसे बड़ा अपमान है। तुम कितनी मूर्ख हो, उसका पति चिल्लाया। जाओ अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से मिलो और उससे कुछ गहने उधार मांगो। तुम उसकी इतनी की सहेली हो तो तुम तो ऐसा कर सकती हो। वह खुशी से चिल्ला उठी, सच, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अगले ही दिन वह अपनी सहेली के पास गई और उसे अपनी परेशानी बताई। मैडम फॉरेस्टियर एक अलमारी के पास गई जिसमें एक दर्पण था और बड़ा सा गहनों का बक्सा निकाला और उसे खोलकर मैडम लोइजेल से कहा, ले लो। उसने पहले कुछ कंगन देखे, फिर एक मोतियों का हार, फिर एक वेनेजियन सोने का क्रॉस जिस पर कीमती पत्थर लगे थे, जिसकी कारीगरी लाजवाब थी। उसने आईने के सामने गहने पहनकर देखे, लेकिन फिर वह झिझकती और उन्हें वापस रख देती। वह मन नहीं बना पा रही थी। बार बार मैडम फॉरेस्टियर से पूछती, आपके पास कुछ और नहीं है? क्यों, हाँ देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। अचानक उसने एक काले साटिन के डिब्बे में एक शानदार हीरे का हार देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। हार लेने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे अपनी कमर के ऊपर पहना और शीशे में अपने आप को देखकर आनंदित हो गई। फिर झिझकते हुए, चिंताग्रस्त और संदेह से भरकर पूछा, क्या तुम मुझे यह उधार दोगी? केवल यह? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। वह खुशी से अपनी सहेली के गले में बाहें डालकर उसे चूमने लगी। फिर अपने प्राप्त गहनों का खजाना लेकर वहां से भाग गई। बॉल की रात आई। मैडम लोइजेल को शानदार सफलता मिली। वहां मौजूद किसी भी दूसरी महिला से वह कहीं अधिक सुंदर थी, शालीन, मुस्कुराती हुई और खुशी से अभिभूत। सभी पुरुषों की निगाह उस पर थी। उन्होंने उसका नाम पूछा, अपना परिचय देने की कोशिश की। कैबिनेट के सभी सदस्य उसके साथ वॉल्ट्स करना चाहते थे। खुद मंत्री ने भी उनका नाम लिया। आनंद और आत्ममुग्धता से भरपूर अपनी सुंदरता की जीत में, उस श्रेणी और प्रशंसा के बदले में जो स्त्री के दिल को सबसे अधिक सुख देते हैं, सब कुछ भूलकर नृत्य कर रही थी। वह सुबह करीब 4 बजे बॉल से निकली। उसके पति आधी रात से ही एक छोटे कमरे में 3 बाकी सज्जनों के साथ सो रहे थे, जिनकी पत्नियां बॉल का आनंद ले रही थी। उसने अपने साथ लाए कपड़े अपने कंधों पर डाले, जो आम जीवन के साधारण कपड़े थे, जो बॉल ड्रेस की भव्यता के मुकाबले गरीबी के प्रतीक थे। उसे एहसास हुआ और वह भाग जाना चाहती थी ताकि बाकी महिलाएं उसे ना देखें, जो कि काफी महंगे फर से ढकी हुई थी। लॉइजेल ने उसे रोकते हुए आवाज लगाई, थोड़ा रुको, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी की और तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। जब वे दोनों सड़क पर पहुंचे तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली और वे दूर से गुजरते गाड़ी वालों को आवाज देते हुए गाड़ी की तलाश करने लगे।
अब वे निराशा में ठंड से कांपते हुए सीन नदी की ओर चल पड़े। अंत में उन्हें घाट के पास उन पुरानी रात वाली गाड़ियों में से एक मिली, दिन में अपनी जर्जरता दिखाने में शर्म महसूस करती थी, जो पेरिस में अंधेरा होने के बाद ही नजर आती थी। यह गाड़ी उन्हें डेस मार्टियर्स के उनके निवास स्थान पर ले गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैथिल्डे दुखी थी कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी लॉइजेल ने बताया कि उसे 10 बजे तक सुबह मंत्रालय में पहुंचना होगा। मैथिल्डे कपड़े बदलने से पहले एक बार फिर अपनी खूबसूरती को देखने के लिए शीशे के सामने खड़ी हुई, लेकिन अचानक से वह चीखी, गहना कहाँ है? अब उसके गले में वह हार नहीं था। क्या हुआ? उसके पति ने पूछा, जो पहले से ही आधे कपड़े निकाल चुके थे। मैथिल्डे घबरा कर उसकी तरफ मुड़ी और कहा, मैंने फॉरेस्टर का हार खो दिया है। और वह जोर से रो पड़ी। लॉइजेल हैरान खड़ा रहा। क्या? ये कैसे हुआ? ने मिलके उसके गाउन की तहों में, कपड़ों में, जेबों में सब जगह देखा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। फिर लॉइजेल ने मैथिल्डे से पूछा, क्या तुम्हें पूरी तरह यकीन है कि बॉल छोड़ते वक्त तुमने इसको पहना था? हाँ, मैंने मंत्री के घर के बरामदे में से छूकर भी देखा था। लेकिन अगर ये सड़क पर गिरता तो हमें आवाज सुनाई देती। शायद कैब में ही गिरा हो। हाँ, शायद। क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नहीं। और तुमने? क्या तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं। वे दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखते रहे। आखिरकार लॉइजेल ने अपने कपड़े पहन लिए। मैं पैदल ही वापस जाऊंगा, उसने कहा। पूरा रास्ता पैदल चलकर देख लेता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। यह कहकर वह बाहर चला गया। अब मैथिल्डे बॉल ड्रेस में अपनी कुर्सी पर बैठी रही। बिस्तर तक पर जाने की ताकत नहीं थी। स्तब्ध, बिना किसी आग के, बिना किसी विचार के। उसका पति लगभग सुबह 7 बजे लौटा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पुलिस स्टेशन गया, समाचार पत्रों के दफ्तरों में इनाम देने गया, टैक्सी कंपनियों के पास गया, हर उस जगह पर गया जहां पर उसे उम्मीद की जरा सी भी किरण लगी। पूरा दिन इस भयानक विपत्ति के सामने पागल भय के साथ वह प्रतीक्षा करती रही। लॉइजेल रात को खामोश, पीले चेहरे के साथ लौटा और कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें अपनी सहेली को खत लिख देना चाहिए कि तुमने उसके गहने का पट्टा तोड़ दिया है और तुम इसे ठीक करवा रही हो। इससे हमें बात करने का समय मिल जाएगा। वह उसकी सलाह के अनुसार पत्र लिखने लगी। एक हफ्ते के अंत में वह सारी उम्मीदें खो चुके थे। लॉइजेल ने कहा, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि उसका आभूषण अब हम कैसे बदलें। अगले दिन वे उस जौहरी के पास गए जिसका नाम गहने के बक्से पर लिखा था। जौहरी ने अपने बही खाते अच्छे से देखे और कहा, मैडम, मैंने यह हार नहीं बेचा। मैंने तो हो सकता है सिर्फ ये बक्सा दिया हो। फिर वो दूसरे जौहरी से तीसरे जौहरी हार की खोज करते हुए जगह जगह उसे ढूंढने लगे, लेकिन निराशा और दुख ही हाथ लगा। आखिर में उन्हें पैलेस रॉयल की एक दुकान में बिल्कुल वैसा ही हीरे का हार मिला जिसे उन्होंने खोया था। इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वे इसे 36,000 में खरीद सकते थे। इसीलिए उन्होंने जौहरी से कहा कि वह इसे 3 दिन तक ना बेचे और यह सौदा तय किया कि यदि फरवरी के अंत से पहले हार मिल गया तो इसे वो वापस खरीद लेंगे। लॉइजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे। बाकी पैसे उसने उधार लिए। उसने उधार लिया, किसी से 1,000 फ्रैंक, दूसरे से 500 फ्रैंक, यहाँ 5 लुई, वहाँ 3 लुई। उसने नोट दिए, भारी जोखिम उठाए, सूदखोरों, अन्य उधारदाताओं से भी निपटा। उसे नहीं पता था कि इस उधारी को कभी वह चुका पाएगा या नहीं। फिर भी जोखिम लिया और नए हार के लिए 36,000 फ्रैंक जमा कर दिए। जब मैडम लॉइजेल ने हार वापस किया तो मैडम फॉरेस्टर ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें इसे पहले लौटा देना चाहिए था, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ती। उसने केस नहीं खोला, जैसा कि मैडम लॉइजेल को डर था। अगर उसे पता चलता कि हार बदला गया है तो वे क्या सोचती, उसे चोर नहीं समझती। फिर मैडम लॉइजेल को कर्ज की भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने वीरता दिखाते हुए अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया। अब उसने अपने नौकर को निकाल दिया, एक नए घर में एक अटारी किराए पर ली। उसे अब घर के सारे काम करने का मतलब समझ में आया। रसोई की सफाई, गंदे बर्तन धोना, गंदे कपड़ों को धोना, फल वाले, पंसारी, कसाई के पास जाना, अपनी तंग हालत में ही मोल भाव करना, अपनी मेहनत से पैसे जुटाना। हर महीने उन्हें कुछ नोट्स चुकाने होते थे और कई बार उसकी ड्यू डेट
बढ़ानी भी पड़ती थी। 10 साल तक यह जीवन चला। 10 वर्षों के अंत में अब वे सारा उधार चुका चुके थे, सूद और चक्रवृद्धि ब्याज समेत। मैडम लोइजेल अब एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी, मजबूत, सख्त और खुरदरी। उलझे बाल, टेढ़ी स्कर्ट और लाल हाथों के साथ वह बर्तन धोने में व्यस्त रहती थी। लेकिन कभी कभी जब उसके पति ऑफिस में होते, वह खिड़की के पास बैठ जाती और खुशहाल शाम को याद करती जब वह सबसे सुंदर और सबसे प्रशंसा प्राप्त महिला बनी थी। अगर वह हार नहीं खोती तो क्या होता, कौन जानता है। जीवन कितना अजीब और परिवर्तनशील है। हमें बनाने या बिगाड़ने के लिए बस एक छोटी सी ही चीज की जरूरत होती है। एक रविवार की शाम जब वह चैम्प्स एलिसीज में टहलने गई तो उसने एक महिला को देखा जो एक बच्चे को ले जा रही थी। यह महिला मैडम फॉरिएस्टर थी, अभी भी जवान, खूबसूरत, आकर्षक। मैडम लोइजेल भावुक हो गई। क्या उसे फॉरिएस्टर से बात करनी चाहिए? हाँ जरूर। और अब जब उसने कर्ज चुका ही दिया है तो वह सब कुछ बता भी सकती है, क्यों नहीं। वह ऊपर गई, फॉरिएस्टर से कहा, कैसी हैं? मैडम फॉरिएस्टर इस परिचित ढंग से संबोधित किए जाने पर हैरान थी। हकलाते हुए बोली, मैडम मुझे नहीं पता, आप किसी गलत फहमी में हैं। नहीं, मैं मैथिल्डे लॉयसेल हूँ। मैडम फॉरिएस्टर चिल्ला उठी, ओह बेचारी मैथिल्डे, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से मेरा जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बहुत गरीबी में जी रही हूँ और वह सब तुम्हारी वजह से। मुझसे? ऐसा कैसे? क्या तुम्हें वह हीरो का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्री स्तरीय समारोह में पहनने के लिए उधार दिया था? हाँ, अच्छा, खैर मैंने उसे खो दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो इसे वापस ले आई थी। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही एक और हार ले आई थी और उसकी कीमत चुकाते हुए हमें पूरे 10 साल लग गए हैं। अब आप समझ सकती हो ये हमारे लिए आसान नहीं था, पर आखिरकार ये खत्म हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरिएस्टर रुक गई और बोली, तुम कहती हो कि तुमने मेरे हीरो के हार को बदलने के लिए हीरो का हार खरीदा? हिल्डे ने जवाब दिया, हाँ, तो फिर क्या तुमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? वे बिल्कुल एक जैसे जो थे। और वह खुशी से मुस्कुराई, गर्व और सरलता भरी मुस्कान के साथ। मैडम फॉरिएस्टर ने बड़े प्रभावित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ओ मेरी प्यारी दोस्त मैथिल्डे, मेरा हार तो नकली था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक थी।